हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7, जहां बच्चों आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और जो आप अपने डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और अगर केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 का सपना लेके बैठे हैं, तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए यहां पर बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा दिया। इस चैप्टर को जब मैंने पूरा पढ़ाया तो मैं इसके 12 लेक्चर लेके आया था। कितने लेक्चर लेके आया था? 12 लेक्चर लेके आया था। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले, अगर आपने मेरे 12 लेक्चर देखे हुए, डीपीपी तक मैं लेके आया था, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले मुझे बच्चों, आपको पता है कि आप ये चाहेंगे कि यार एकदम क्रिस्प कंसेप्ट आ जाए, पूरा डिटेल में ना पढ़ के हम एक बार वन शॉट में रिवीजन कर ले। किसमें रिवीजन कर ले? वन शॉट में रिवीजन कर ले। तो हम इसका वन शॉट रिवीजन लेके आपके सामने बहुत जल्द आज ही आ रहे हैं। वन शॉट रिवीजन में मैं आपको सारा डिटेल में पढ़ा दूंगा। अगर आपने पूरा पढ़ा है, उसके बाद मेरा वन शॉट देख लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाना है। क्लियर है? तो कोई नया बच्चा है, कोई मेरा पुराना बच्चा है, नोट्स अगर पुराना बच्चा है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नया बच्चा है तो मेरा कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, किसी कोने में बैठ जाइए और आज की कहानी फुल जोश और जुनून के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहूंगा कि वन शॉट रिवीजन देखने से पहले, वैसे वन शॉट में ही मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा, लेकिन अगर आपने एक बार पहले के पूरे लेक्चर देखे हुए हैं तो ये आपके लिए 5% ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, जिसमें मैं सारे कंसेप्ट आपके लिए कवर करने वाला हूं। और आप देख सकते हैं कि हम हर कंसेप्ट को एकदम सिस्टमैटिक वे में करते हुए चल रहे हैं। मतलब आप एक चीज देखो ना, मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया, डीपीपी कराया, उसका वन शॉट कराया, और एक वन शॉट अगला आएगा जिसमें मैं सारे पीवाईक्यूज करा दूंगा, सारे पीवाईक्यूज करा दूंगा। तो बिना डिले करे हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि अपने चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कहानी सुनते हुए चलना, कहानी में पूरा चैप्टर कहानी जैसे खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उनको एक साथ रख दे अपन, ताकि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना आसान हो जाए। कौन सी प्रॉपर्टीज सर? चाहे हम एटॉमिक रेडाई की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, वैलेंसी की बात करें, अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रख देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना काफी आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है लोगों को कि एलिमेंट के बारे में स्टार्टिंग से पता नहीं था। जैसे आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, लोगों को कुछ एलिमेंट के बारे में आइडिया था, लेकिन कभी उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अर्ली 1800 में लोगों के दिमाग में आने लगा कि यार करीब 30 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं पूरी अपनी अर्थ पे, तो क्यों ना हम एलिमेंट की स्टडी करना स्टार्ट करें। अभी तक लोग स्टडी के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो उन्होंने एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए एलिमेंट को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। क्या देखने जा रहे हैं मेरे बच्चों? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हुआ। अभी आप जो देखते हो आजकल अपनी पीरियोडिक टेबल, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले उसको बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए थे। अब लॉजिक समझना, अर्ली 1800 से सबसे पहले डॉबरेनर साहब आए, फिर अपने कौन आ गए? डी शैंकोटियस साहब आ गए, न्यूलैंड साहब आ गए, ठीक है, लोथर मेयर साहब आए और मेंडलीफ साहब आए। इन्होंने कुछ अर्ली प्रयास किए और एलिमेंट को जमाने की या सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? अभी अर्ली 1800 में लोगों को एटम के अंदर का स्ट्रक्चर पता नहीं था। उनको प्रोटॉन के बारे में नॉलेज नहीं था, उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज नहीं था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो 1930 बहुत लेट हुई थी, न्यूट्रॉन के बारे में नॉलेज नहीं था। मतलब मैं कह सकता हूं उनको एटॉमिक नंबर के बारे में अभी नॉलेज नहीं था। तो उन सब ने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया एटॉमिक मास को। जितने भी अर्ली अटेम्प्ट अपन देखने जा रहे हैं उसमें साइंटिस्ट ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। उसमें सबसे पहला प्रयास अपन देखेंगे डॉबरेनर साहब का। डॉबरेनर नाम में ही छुपा है ट्रायड, ट्रायड ने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट बनाया। दूसरा है डी शैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स। क्या है डी शैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स, वो देखते हुए चलेंगे। तीसरा है न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। कभी आपने संगीत सुना होगा, कोई क्लास 10 से 11th में बच्चा आया होगा, ये सारी चीजें पढ़ के आया होगा। कोई ड्रॉपर में होगा, चिंता ना करो, मैं सब बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉबरेनर ट्रायड। क्या स्क्रीनशॉट मारते हुए चला, एकदम सिस्टमैटिक वे में मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। डॉबरेनर ट्रायड क्या है? ट्रायड मतलब होता है मेरे बच्चों, ट्रायड मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ट्रायड मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। जैसे हम लोग कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में था, हम 3 दोस्तों की दोस्ती थी, तो लोग हमको ट्रायो कहते थे। मैं था, एक विकास था, ठीक है, और एक कपिल था। हम लोग एक नंबर के बदमाश लोग थे और हम 3 लोगों की दोस्ती थी,
ठीक है, तो हमको लोग ट्रायो कहते थे। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चों कि इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में 3 एलिमेंट को जमाया और उन्होंने देखा कि जिन 3 एलिमेंट को हम जमा रहे हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और ये कहते हैं, क्या कहता है डॉबरिनर ट्रायड, समझना, जब 3 के ग्रुप में एलिमेंट को जमाते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, क्या बोलता है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, बीच वाला एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन इसी को बोलते हैं एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अगर एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाते हैं तो जो एटॉमिक मास होता है मिडिल एलिमेंट का वो अरिथमेटिक मीन होता है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक ले लेता हूं, ट्रायड लिथियम सोडियम पोटेशियम। जब हमने इन एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया तो हमने देखा कि ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और इसका कहना क्या था, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का निकालना है। एग्जांपल के तौर पे एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट या एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम, अगर हमको सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है, इसका मास होता है 7, इसका होता है 39। अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट डिवाइड बाय 2 कर दिया अपन ने, 2 एलिमेंट है, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 46/2, 46/2 मतलब 23। हमें जो एटॉमिक मास मिला सोडियम का वो कितना देखने मिला, 23 देखने मिला। क्लियर है? The atomic mass of middle element is the arithmetic mean of first and third element. Yes sir, क्लियर हो गया। दूसरा था अपना मेरे बच्चों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ट्रायड के नाम याद कर लो। तीसरा था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तीसरा था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। एनसीईआरटी में अपने 3 ही दिए हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला दिया है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा दिया है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और तीसरा दिया है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। मारिए स्क्रीनशॉट, मारिए स्क्रीनशॉट इसका। क्लियर है? क्लास में याद करते चलना है। चलिए, दूसरा था डी शैंकोटियस, दूसरा था अपना डी शैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स। समझ रहे हैं? इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया, एक वर्टिकल सिलेंडर लिया और उसमें उन्होंने 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई। ये सिलेंडर है, ऐसा ही उन्होंने सिलेंडर लिया था। डी शैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स ने क्या लिया, एक वर्टिकल सिलेंडर लिया, उसमें 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई, मतलब बराबर दूरी पे 16 लाइन बनाई। अब भैया मैं तो 2 डायमेंशन में पढ़ा सकता हूं, 3 डायमेंशन में तुम पढ़ा नहीं सकता। ऐसे सिलेंडर पे 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई और उसमें उसने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। कैसे जमाया? एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में, ला 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 ला, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। क्लियर है? तो डी शैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स क्या था, उन्होंने एक वर्टिकल सिलेंडर लिया और उसमें 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई और एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। बस ये पॉइंट याद करते हुए चलना है। वन शॉट का मतलब ही यही होता है मेरे बच्चों। और याद रखना, अगर आपने कभी मेरे यूट्यूब पे पुराने वन शॉट देखे होंगे लाइफ में, कोई बच्चा अगर नहीं देखा तो याद रखना, अनुराग सर के वन शॉट सबसे ज्यादा हिट चीजें हैं, क्योंकि अनुराग सर वन शॉट में सब कुछ चीजें कवर कराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या करा, डी शैंकोटियस ने एक सिलेंडर लिया, उसमें 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई और एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट, बोलो क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे हैं अपने न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या है? ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? 8। ठीक है, समझना जी, समझना। कभी आपने म्यूजिक स्कूल गए होंगे, जैसे मैं तो गया नहीं, मेरी आवाज वैसे ही खराब है और अभी 2 दिन से तबियत खराब चल रही है, लेकिन आपके लिए सेशन तो लेके आना रहता है। तो चाहे आवाज खराब हो, तबियत खराब हो, कुछ ना कुछ भी हो, अनुराग सर आपके लिए सेशन तो लेके आएंगे। चलिए, अगर म्यूजिक स्कूल गए होते तो सारे, हंसना मत यार प्लीज, गा मा पा धा नी सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी सा रे। अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैंने इसे माना पहला स्वर तो ये होगा मेरा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। पहला और 8वां स्वर जैसे सेम होते हैं ना, वैसे ही ये कहते हैं अगर मैं एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाऊं। जैसे देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैस के बारे में पता नहीं था रे भैया उस टाइम तक। ठीक है, अब आया इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, इधर आ गया पोटेशियम, इधर आ गया कैल्शियम। सिर्फ ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था,
उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, सुनते हुए चलना, ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, प्रॉपर्टी वेरी कर जाती है। वो कहते हैं कि अगर मैंने इसको माना मैंने इसको माना, इसका एलिमेंट नंबर माना मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो वो कहते हैं अगर मैं एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाता हूं तो पहला और आठवां एलिमेंट, अगर इसको पहला मान लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसकी तुलना उन्होंने किससे करी? म्यूजिकल स्केल से करी। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ ने एलिमेंट की तुलना किससे करी? म्यूजिकल स्केल से करी। और ये क्या कहते हैं? पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं रे भैया, पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्या कोई समस्या, क्या कोई परेशानी होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कहां तक एप्लीकेबल से? ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, क्योंकि उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, प्रॉपर्टी वेरी कर जाती है। जल्दी आइए स्क्रीनशॉट मारिए। दिस इज न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल है कैल्शियम तक के लिए ही ये, बोलो क्लियर है? इसकी तुलना इन्होंने म्यूजिकल स्केल से की थी, क्लियर है? चलिए, अगर इतना हो गया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगली कहानी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जी। अगली कहानी मेरी जुबानी, अगली कहानी है अपनी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में चौथा जो आया वो था लोथर मेयर कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट समझना, ये भी 1869 में काम कर रहे थे जब गांधी जी का जन्म हुआ था, और मेंडलीव, ईयर याद नहीं करना है, ये भी 1869 में ही काम कर रहे थे, साथ में काम नहीं कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे। लेकिन लोथर मेयर साहब ने क्या बेवकूफी करी समझना जी, लोथर मेयर साहब ने क्या बेवकूफी करी समझना जी। इन्होंने क्या करा समझना, समझ गया मैं, तेरा बहाना देर से आना और ये कहना वादा तो निभाए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि मैं एटॉमिक मास, इधर सुनना, ये कहते हैं मैं एटॉमिक, इधर लिख, सॉरी, मैं एटॉमिक मास, अभी सबका क्राइटेरिया एलिमेंट को क्लासिफाई करने का एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट ही है, कोई एटॉमिक नंबर के बारे में भी नहीं जानता क्योंकि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर लोगों को नहीं पता। ये कहते हैं मैं अगर एटॉमिक मास और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे एलिमेंट को जमाता हूं तो एलिमेंट एक वक्त बाद पीरियोडिक पैटर्न शो करते हैं। क्या करा इन्होंने? एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट और फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक वॉल्यूम ले सकते हो आप, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हो, इनके बीच का ग्राफ बनाया। और ग्राफ कैसा है देखो, ये ऐसा ग्राफ आया। वो कहते हैं कि ग्राफ के पीक पे, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्राफ के पीक पे, ठीक है, पीक ऑफ द ग्राफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पाए जाते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। ग्राफ के पीक पे कैसे पाए जाते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पाए जाते हैं। अब लॉजिक समझना, अब डिसेंडिंग में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल, पीक पे अल्कली मेटल, डिसेंडिंग में अल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन कौन से? बे, मग, के, सर, ठीक है। ग्राफ के पीक पे अल्कली मेटल, डिसेंडिंग में अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब समझना, ठीक है। डिसेंडिंग, असेंडिंग में कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाए जाते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। उनका सुनना, कहना सुनना, असेंडिंग में पाया जाता है हैलोजन। और बेस ऑफ द कर्व पे, वो कहते हैं बेस ऑफ द कर्व पे जितने भी अपने ट्रांजिशनल एलिमेंट हैं, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशनल एलिमेंट है एंड मेटलॉइड है, वो पाए जाते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बीच, और कहते हैं कि ग्राफ के पीक पे अल्कली मेटल मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डिसेंडिंग में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, असेंडिंग में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाए जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? लेकिन आज हमको पता है करीब 125 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनको ऐसे कर्व पे समझा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। अब आते हैं अपने मेंडलीव साहब। कौन आते हैं? मेंडलीव साहब को मैं बड़ा ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट मानता हूं।
मेंडलीव साहब को मैं बड़ा ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट मानता हूं। सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट को, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की खासियत सुनते हुए चलना, सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया किसमें मेरे बच्चों? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाई करा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल लाइन थी उन्हें इसने ग्रुप या फैमिली नाम दिया, और जो हॉरिजॉन्टल थी मेरे बच्चों, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? पीरियड नाम दिया। ठीक है, इनकी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे? इनकी पीरियोडिक टेबल में मेरे बच्चों कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। और कितने पीरियड थे? 7 पीरियड थे। ये चीज याद रखना मेरे बच्चों। मेंडलीव साहब ये 1869 में काम कर रहे थे, लेकिन इनने पहली बार एलिमेंट को क्लासिफाई करा वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। जो वर्टिकल लाइन थी उन्होंने इसे ग्रुप या फैमिली नाम दिया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसे इन्होंने क्या नाम दिया? पीरियड नाम दिया। क्लियर है? कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। और कितने पीरियड थे? 7 पीरियड थे। और फर्स्ट पीरियोडिक लॉ दिया, क्या दिया? फर्स्ट पीरियोडिक लॉ दिया। क्या कहते हैं ये पहले पीरियोडिक लॉ में? समझना, पहला पीरियोडिक लॉ दिया, क्या कहते हैं? द फिजिकल एंड केमिकल। देखना जी, पहला पीरियोडिक लॉ क्या था? बोलते चलना मेरे साथ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। वो कहते हैं क्या कहते हैं? अगर मैं एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाता हूं, किसके? एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाता हूं, तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एक वक्त के बाद पीरियोडिक पैटर्न शो करती हैं या अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करती हैं। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। कितने पीरियड थे? 7 पीरियड थे। बोलो क्लियर है? लेकिन इतनी बढ़िया पीरियोडिक टेबल, सुनना एक और इस पीरियोडिक टेबल की खासियत समझना। मेंडलीव के टाइम पे कुछ एलिमेंट जैसे डिस्कवर नहीं थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, यहीं पे एकदम की पॉइंट बना के लिखना। अपन वन शॉट का मतलब होता है टोटके, फुल में अपन ने पूरा पढ़ लिया ना। वन शॉट का मतलब अपन छोटे छोटे पॉइंट में बात कर रहे हैं। उनके टाइम पे मेरे बच्चों, उनको ब्रिलियंट साइंटिस्ट क्यों कहते हैं? उनको पता था कि यार मुझे बोरॉन पता है, मुझे एल्यूमिनियम पता है, लेकिन गैलियम पता नहीं था। उन्होंने कहा फ्यूचर में कोई एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास इतना इतना होगा, जिसे आज अपन गैलियम कहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि गैलियम फ्यूचर में मिलेगा। एल्यूमिनियम के बाद मिल रहा है, तो गैलियम को उन्होंने क्या नाम दे दिया? एका एल्यूमिनियम नाम दे दिया। सिमिलरली कार्बन पता था उनको, सिलिकॉन पता था, लेकिन जर्मेनियम नहीं पता था। तो उन्होंने क्या कहा? फ्यूचर में एक एलिमेंट आएगा, सिलिकॉन के नीचे आएगा, ठीक है, उसका एटॉमिक मास इतना इतना होगा, उसे इन्होंने एका सिलिकॉन नाम दे दिया गया था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि भैया एका एल्यूमिनियम किसको नाम दिया था? गैलियम को नाम दिया था। एका सिलिकॉन किसको नाम दिया था? जर्मेनियम को नाम दिया था। ठीक है, ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। सर बढ़िया है पीरियोडिक टेबल, लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या थे? टिप पे याद करते हुए चलना। इनके ड्रॉबैक थे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहली बार उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से। 8 ग्रुप बनाए, 7 पीरियड बनाए, और जो इनका 8th ग्रुप था उसमें 3 कॉलम थे, और 3 कॉलम में टोटल 9 एलिमेंट थे। ये भी बता दे रहा हूं, ठीक है। पहला पीरियोडिक लॉ दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उनके टाइम पे गैलियम पता नहीं था, जर्मेनियम पता नहीं था, उसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया। उनके टाइम पे कितने एलिमेंट पता थे? याद रखना, सिर्फ 63 एलिमेंट ही पता थे। लेकिन इतना सब कुछ बढ़िया पीरियोडिक टेबल होने के बावजूद भी ड्रॉबैक क्या थे? हमारा स्क्रीनशॉट एकदम ऐसे ही बताते हुए चलना। एकदम अपन शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, वन शॉट में एकदम अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चलना। अब समझना, इतना बढ़िया पीरियोडिक टेबल होने के बाद ड्रॉबैक क्या थे? एकदम सिंगल पॉइंट में लिखना, ड्रॉबैक क्या थे? सबसे पहला, हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। उनके टाइम पे हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, डिटेल में मैंने बताया हुआ। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप। यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मैंने मान लिया, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ये ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग। और अगर
साइंटिस्ट ने बाद में कहा अगर आपने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया है तो यार ये जो एलिमेंट हैं उनके जो आइसोटोप हैं, जो एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप हैं, उन आइसोटोप को भी तो अलग अलग जगह दो। अगर आप एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमा रहे हो तो इस चीज को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पाए थे। तीसरा, कुछ सिमिलर एलिमेंट को प्लेस कर दिया डिसिमिलर एलिमेंट के साथ। सिमिलर एलिमेंट वर प्लेस्ड विथ सिमिलर एलिमेंट वर प्लेस्ड विथ डिसिमिलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम सोडियम पोटेशियम को किसके साथ प्लेस कर दिया? कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ प्लेस कर दिया। इसके बाद लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को भी उन्होंने कोई सेपरेट स्पेस नहीं दिया, जो आज अपन नीचे देखते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये देखो नीचे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड देखते हैं, इनको भी कोई सेपरेट स्पेस नहीं दिया। तो नो सेपरेट स्पेस फॉर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए भी कोई सेपरेट स्पेस नहीं था। तो ये थे अपने ड्रॉबैक मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पे। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स ना होना, कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप, सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर एलिमेंट के साथ प्लेस करना, और नो सेपरेट स्पेस फॉर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। प्लीज नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। इतना क्लियर है? ये था अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अभी तक। लेकिन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया। बोहर साहब आए, मोसले साहब आए, इन लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, उनके बहुत सारे कोवर्कर थे, और धीरे धीरे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, एटम के अंदर का स्ट्रक्चर पता चला। और अब अपने पास आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी आती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप देख रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लिया, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखते हो तो याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको याद अगर आपको करना है तो मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के मेरे बच्चों सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हाउ टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने बताया है। आप वो लेक्चर देख लीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। अब समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, लॉजिक समझना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 ब्लॉक में बांटा गया। ये एस ब्लॉक एलिमेंट अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट में जाता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता, पी ऑर्बिटल में जाता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है मेरे बच्चों? अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये सर हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरी चीज सुनना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्योंकि अब लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में आइडिया हो चुका था। तो इसमें एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसमें एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है। अब ये कैसे पता चला कि एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की, ना कि एटॉमिक मास? चलिए देखते हैं वो जी, चलिए देखते हैं। देख लिया आपने देखना क्या बोलने जा रहा हूं, समझना। 1913 की बात है। क्या है? 1913 की बात है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, मोसले साहब ने 1913 में, समझना मैं किसकी बात कर रहा हूं, हेनरी मोसले साहब की। इन 1913 बहुत लंबी बात है भैया, मतलब 1869 में अपने कौन आ गए थे? मेंडलीफ साहब आ गए थे। 1913 की बात है, मोसले साहब आए। हेनरी मोसले ऑब्जर्व रेगुलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। इन्होंने एलिमेंट से निकलने वाली एक्सरे को देखा और इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करा। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करा? एटॉमिक नंबर। किसके बीच में? एटॉमिक नंबर और अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में। एटॉमिक नंबर, अ प्लॉट ऑफ वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। और वो कहते हैं कि ये जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। किसके साथ? एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर एटॉमिक मास के साथ इसको प्लॉट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन देखने नहीं मिलेगा। इसका डिटेल लेक्चर मैंने पूरा ग्राफ समझा के, पूरी इक्वेशन समझा के आप लोगों को मैंने बताया था। लेकिन अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये कहते हैं कि अगर मैं अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मुझे एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट पीरियोडिक पैटर्न शो करते हुए मिलते हैं, लेकिन एटॉमिक मास के साथ नहीं मिलते हैं। तो वो कहते हैं
कि एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ना कि एटॉमिक मास। तो वो कहते हैं ही देयरबाय शोड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कौन मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मास। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? क्या कोई समस्या, क्या कोई परेशानी यहां तक होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कौन बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों? एटॉमिक नंबर इज अ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ना कि एटॉमिक मास। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अलग अलग एलिमेंट लिए, उसमें से निकलने वाली एक्सरे और एटॉमिक नंबर के बीच उन्होंने जब ग्राफ प्लॉट करा तो उन्हें पता चला कि भैया एटॉमिक नंबर के साथ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, जिससे यह प्रूफ हुआ कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। क्लियर हो गया? चलो अब समझना समझना समझना, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जैसे मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था? पहला पीरियोडिक लॉ तो मेंडलीफ नहीं दिया था, वो बोलते थे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इनने थोड़ा सा चेंज करा, ये कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जब हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट को जमाते हैं तो एक वक्त के बाद हमको पीरियोडिक पैटर्न या पीरियोडिक रिपीटेशन देखने को मिलता है। यस सर क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया? अब लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, ठीक है? लॉजिक समझना। एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर अभी तक लोगों को एटम के अंदर का स्ट्रक्चर धीरे धीरे पता चलने लगा था, लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में पता चलने लगा था। क्वांटम नंबर का मतलब क्या मेरे बच्चों? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्वांटम नंबर का नॉलेज है, क्योंकि क्वांटम नंबर में अगर आपने सुना होगा पहली क्वांटम नंबर होती है जो कि होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे हम 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है हमें कि एटम में कितने ऑर्बिट है, ठीक है? अजीमुथल बताती है ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है, मैग्नेटिक बताती है सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है, और स्पिन बताती है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ठीक है? तो लॉजिक समझना, इट इज देन इजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर। अगर आपने इतना अभी तक देख लिया है तो हम सिग्निफिकेंस बता सकते हैं क्वांटम नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिसिटी में। पीरियोडिसिटी में लॉजिक समझना, इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट द पीरियोडिक लॉ इज एसेंशियली द consequences ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अभी बताया ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया है, विच इंडीड डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड। और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट का होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल जैसे पूछ रहा है ना हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसमें ये बहुत जरूरी हो सकता है। जल्दी आइए यहां तक, क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। स्क्रीनशॉट मारा इसका, स्क्रीनशॉट मारा इसका। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए चलना मेरे बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अब समझना, सबसे पहले अगर आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टल रोज में भी जमाया गया है, जिसे अपन हॉरिजॉन्टल मतलब ये इसे अपन कहते हैं पीरियड, इसे अपन कहते हैं पीरियड। कितने पीरियड है? मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इसे सीरीज कहा गया था, ठीक है? अभी अपन कह रहे हैं पीरियड, ठीक है? और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको अपन कहते हैं ग्रुप, और मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इनको कहा गया था फैमिली। क्या कहा गया था? फैमिली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपने को 18 ग्रुप देखने मिलते हैं। कितने? 18 ग्रुप। और कितने पीरियड देखने मिलते हैं? अपने को 7 पीरियड देखने को मिलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपने को 18 ग्रुप देखने मिलते हैं, और कितने पीरियड देखने मिलते हैं? 7 पीरियड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बेसिस पे भी जमाया गया है। लॉजिक समझना जी, व्हाट इज मेटल? एस ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। बोलो बोलो बोलो। एस ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, सॉरी 2 एक दिन से थोड़ी तबियत खराब चल रही है इसलिए खांसी बन गई है। एस ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट टिपिकली कैसे होते हैं? टिपिकली कैसे होते हैं? टिपिकली होते हैं मेरे बच्चों कैसे? मेटल। टिपिकली कैसे होते हैं मेरे बच्चों? मेटल। लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट में मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं और मेटलॉइड भी आते हैं। क्या आते हैं? मेटलॉइड भी आते हैं। और आपको ये बात पता है ना, एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्या आपको ये पता है? एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता जाता है? इंक्रीज। और अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, कैसे जा रहे हैं? अलोंग द पीरियड। किधर जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है? मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है?
डिक्रीज होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है मेरे बच्चों? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। लॉजिक समझना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है। और मेटल वो अच्छी होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मेटल है, अभी कोई मेटल दिख नहीं रही है, मान लीजिए मेटल है, गर्मियों में गर्म और ठंडियों में ठंडी, अगर मैंने इसको स्विच में जोड़ दिया तो मुझे करंट लगने लगेगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतनी अच्छी मेटल। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है और मेटल और एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन अलोंग द पीरियड जाने पे साइज घटता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को देना मुश्किल होता जाता है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता जाता है? घटता जाता है। जल्दी आ जाइए। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए इतना नोट डाउन कर लिया तो अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं मेरे बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो अपनी देखने जा रहे हैं वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? अगर एलिमेंट को जब हम एटॉमिक नंबर का बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाते हैं मेरे भाइयों और बहनों, तो कुछ वक्त के बाद एलिमेंट एक पैटर्न या रिपीटेड पैटर्न शो करते हैं। कुछ जगह एक्सेप्शन देखने मिलेगा, ठीक है, एक बार रिपीटेड पैटर्न शो करते हैं। क्लियर है? ठीक है। और वो अलग अलग प्रॉपर्टीज में देखने मिलेगा, जैसे एटॉमिक रेडाई में देखने मिलेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में एक पैटर्न देखने मिलेगा। वो पैटर्न क्या होगा? ग्रुप में क्या पैटर्न होगा, पीरियड में क्या पैटर्न होगा, इसे कहते हैं अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं एटॉमिक रेडाई। कोई भी एटम है, मान लीजिए उसका ये न्यूक्लियस है, ला 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 ला। चलिए ये मेरा एटम है, ये मेरा एटम है, ये मेरा हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना। तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की एवरेज डिस्टेंस कहलाती है, बच्चों वाली बात, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की एवरेज डिस्टेंस कहलाती है एटॉमिक रेडाई। ये क्या कहलाती है? अपनी एटॉमिक रेडाई। ये कहलाती है अपनी एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई। लॉजिक समझना। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेकिन जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान नहीं है। इस एटॉमिक रेडाई को नापने में क्या क्या डिफिकल्टी अपने को फेस करनी पड़ती है। डिफिकल्टी क्या क्या होती है समझना। एनसीईआरटी पूरी लाइन कवर करते हुए चल रहा हूं। डिफिकल्टी क्या क्या होती है समझना। आप फॉर द ओनली मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडाई आप सिंगल एटम जिसपे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरा एटम भी लगा रहे हैं, सिंगल एटम का आइसोलेशन पॉसिबल नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं? आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज नॉट पॉसिबल। आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम नॉट पॉसिबल। दूसरा समझना। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसा दिखता नहीं कि डॉट के फॉर्म में आपको, भैया आपने माइक्रोस्कोप में देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा और इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में दिख गया। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में। जैसे बादल देखे हैं ना आपने, जिनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। मतलब एटॉमिक रेडाई भी एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, एटॉमिक रेडाई को रदर देन की आइसोलेटेड सिंगल एटम के लिए नापे, रदर देन की हम एग्जैक्ट ना नाप पाए, इसके लिए हम एक नया तरीका अपनाते हैं कि यार क्यों ना हम एटॉमिक रेडाई को बॉन्डेड स्टेट में ही नाप लें। अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कोवैलेंट रेडाई बोल देंगे, मेटालिक बॉन्ड बन रहा है मेटालिक रेडाई कह देंगे, दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच वॉन डेर वाल फोर्स है वॉन डेर वाल रेडाई कह देंगे। तो हम अब एटॉमिक रेडाई को, इन डिफिकल्टीज को हटाते हुए एटॉमिक रेडाई को नापने जा रहे हैं किसमें? बॉन्डेड स्टेट में। किसमें नापने जा रहे हैं? बॉन्डेड स्टेट में। तो लॉजिक समझना। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और मेटल, एलिमेंट नॉन मेटल है या मेटल है, या किस टाइप का फोर्स वर्क कर रहा है, इस बेसिस पे हम कहते हैं कोवैलेंट रेडाई में एलिमेंट को अपन ने क्लासिफाई कर दिया, वॉन डेर वाल रेडाई में क्लासिफाई कर दिया और मेटालिक रेडाई में क्लासिफाई कर दिया। चलिए जी, इसको मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा रहा हूं, उस फ्लो चार्ट को पढ़ लेना, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। चलिए फ्लो चार्ट क्या है समझना जी।
देखो देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। समझना जी, ये मेरा फ्लो चार्ट समझना, एटॉमिक रेडाई का, एटॉमिक रेडाई का फ्लो चार्ट समझना, एटॉमिक रेडियस का फ्लो चार्ट समझना। Why one shot is very important? Because of these flow charts. Because of these flow chart. I will take थोड़ा टाइम, थोड़ा सा टाइम, लेकिन ये टाइम बड़ा ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ये टाइम बड़ा ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है? समझना, एटॉमिक रेडाई को हम एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, या किस टाइप का फोर्स वर्क कर रहा है, इस बेसिस पे किस में बांटने जा रहे हैं? 3 टाइप में। सबसे पहली जो रेडाई मैं देखने जा रहा हूं वो मैं देखने जा रहा हूं, समझना, कोवैलेंट रेडाई। कोवैलेंट रेडाई ये जनरली नॉन मेटल में देखने मिलती है। सबसे पहली बात किस में देखने मिलती है? नॉन मेटल में देखने मिलती है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कोवैलेंट रेडाई। व्हाट इज कोवैलेंट रेडाई? मान लीजिए 2 एटम, देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, मान लीजिए 2 एटम। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल या एटम से। मान लीजिए 2 एटम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक एटम बड़ा बन गया, समझना। मान लीजिए 2 एटम एक दूसरे को ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोजा। मान लीजिए 2 एटम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। माना आपने 2 एटम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना मेरे बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी कहलाती है अपनी बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाती है? अपनी बॉन्ड लेंथ। 2 न्यूक्लियस के बीच की दूरी कहलाती है बॉन्ड लेंथ, और इस बॉन्ड लेंथ का आधा, इस बॉन्ड लेंथ का, इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है बॉन्ड लेंथ, और इस बॉन्ड लेंथ का आधा, देख सकते हैं आप लोग, बॉन्ड लेंथ का आधा कहलाता है कोवैलेंट रेडियस। क्या कहलाता है? कोवैलेंट रेडियस कहलाता है। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो व्हाट इज कोवैलेंट रेडाई? इट इज हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए सर, नाउ कोवैलेंट रेडाई के बाद बात करते हैं अपन मेटालिक रेडाई। समझना, किसकी बात करते हैं? मेटालिक रेडाई के बारे में बात करते हैं। देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा। व्हाट इज मेटालिक रेडाई? समझना, यहां पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल देखने मिला। यहां पे मैं 2 ऑर्बिटल ले रहा हूं, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, टचिंग ईच अदर, टची हो रहे हैं, बस टची हो रहे हैं, नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। देखो, तो उनके बीच की न्यूक्लियस की दूरी कहलाती है अपनी बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाती है? ये कहलाई अपनी बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाई? बॉन्ड लेंथ कहलाई। और इस बॉन्ड लेंथ का आधा, इस बॉन्ड लेंथ का आधा 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 अपना कहलाता है मेटालिक रेडाई। मेटालिक रेडाई मतलब मेटालिक रेडाई भी मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, यस सर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे मेरे बच्चों, यहां पे ओवरलैपिंग हो रही थी इसलिए रेडियस कम थी, यहां ओवरलैपिंग नहीं हो रही। कोई मुझसे देखो इधर ऐसे जब एक दूसरे टच कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है मेरे बच्चों, तो दूरी ज्यादा है, लेकिन ओवरलैप कर दिए तो दूरी कम होती है। मतलब मैं कह सकता हूं अगर दोनों को कंपेयर मैं करूं तो मेटालिक रेडाई बड़ी होती है किसकी तुलना में? कोवैलेंट रेडाई की तुलना में। यस सर कह सकते हैं आप, यस सर बिल्कुल आप ये चीज कह सकते हैं, मेटालिक रेडाई बड़ी है कोवैलेंट रेडाई की तुलना में। तीसरी चीज आती है अपनी वॉन्डर वॉल रेडाई। कौन सी आती है तीसरी चीज? वॉन्डर वॉल रेडाई। वॉन्डर वॉल्स रेडियस तीसरी कौन सी आती है अपनी? वॉन्डर वॉल रेडियस। कौन सी आती है? वॉन्डर वॉल रेडियस। समझना, व्हाट इज वॉन्डर वॉल रेडियस? मान लीजिए 2 एटम है, सबसे पहले वॉन्डर वॉल रेडियस किसमें देखने मिलती है? इनर्ट गैसेस में, तो इसे कहते हैं इनर्ट गैस रेडाई भी। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस की रेडाई भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जरा समझना, व्हाट इज वॉन्डर वॉल रेडाई? लॉजिक समझना, मान लीजिए 2 मोनो एटॉमिक गैस है, लाइक हीलियम या नियॉन, ये 2 मोनो एटॉमिक गैस है, 2 मोनो एटॉमिक गैस है, ये 2 मोनो एटॉमिक गैस है। जब 2 मोनो एटॉमिक गैस है तो मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, तू ही तू है सनम, देखता हूं जहां। 2 मेरी मोनो एटॉमिक गैस है। अगर 2 मोनो एटॉमिक गैस को देखोगे तो हम उनके न्यूक्लियस के बीच की मिनिमम दूरी देखेंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच की मिनिमम दूरी देखेंगे, और न्यूक्लियस के बीच की मिनिमम दूरी का आधा आधा अपना कहलाता है वॉन्डर वॉल रेडाई। या 2
ये तो मोनोएटॉमिक गैस थी। दो भैया डायटॉमिक गैस भी तो हो सकती है। मान लीजिए ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाई जा रही है, क्लोरीन गैस है, Cl2 गैस है। लेकिन सर इन दोनों के बीच में तो कौन सा बॉन्ड है? इन दोनों के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो होने दो ना। ये मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल ये पड़ा है, दूसरा मॉलिक्यूल ये पड़ा है, ठीक है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन मैंने क्या बोला, व्हाट इज वॉन डर वॉल रेडाई? दोनों के बीच के न्यूक्लियस की मिनिमम दूरी देखो, दोनों के बीच के न्यूक्लियस की मिनिमम दूरी देखो, दोनों के बीच के न्यूक्लियस की मिनिमम दूरी देखी देखी देखी। इस मिनिमम दूरी का आधा अपना कहलाएगा, आधा अपना कहलाएगा वॉन डर वॉल रेडाई, वॉन डर वॉल रेडाई। मतलब मुझे क्या समझ आया, वॉन डर वॉल रेडाई भैया अपनी गैसेस में देखने मिलती है, इनर्ट गैसेस में मेनली वॉन डर वॉल रेडाई होती है। इसीलिए जब अपन स्टडी करते हैं तो इनका जिक्र नहीं करते, ये अलग ही दुनिया में जीती हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। दो गैसों के बीच में दो एटम है, अगर मोनोएटॉमिक गैस है नोबल गैस, तो उन दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की मिनिमम दूरी का आधा वॉन डर वॉल रेडाई। या दो मॉलिक्यूल हैं, कैसे हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो मॉलिक्यूल के बीच की न्यूक्लियस की दूरी देखना, मिनिमम डिस्टेंस, उसका आधा कहलाता है वॉन डर वॉल रेडाई। मतलब अगर इन तीनों को कंपेयर करूं तो सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है, वॉन डर वॉल, फिर कौन सी है, मेटालिक, और फिर सबसे छोटी कौन सी है, कोवेलेंट। सबसे छोटी कौन सी है, कोवेलेंट रेडाई। इस फ्लो चार्ट को याद कर डालो, मजा आ जाएगा। इस फ्लो चार्ट को याद कर डालो, मजा आ जाएगा। और लास्ट जो चीज, एक बार बना लो इसे, फिर मैं यहीं पर लास्ट चीज जो आपको समझाने जा रहा हूं, और जो लास्ट चीज अपने को याद करना है, जो लास्ट चीज याद करना है, याद रखना, अगर एटम, लास्ट चीज याद रखना, अगर एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, समझना। लास्ट चीज एक स्पेशल केस अपने को देखने मिलता है, अगर एटम है, अगर एटम है, लॉजिक समझना, ठीक है, ये एटम है, इसने या तो एलिमेंट एक्स था, इसने या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और कैटायन बना दिया, ठीक है, कैटायन बना दिया तो कैटायनिक रेडाई, या एक एटम है वाई, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एनायन बना दिया, एनायन बनाया तो एनायनिक रेडाई, एनायनिक रेडाई। मतलब जो लास्ट अपन देखने जा रहे हैं चौथी, वो देखने जा रहे हैं आयनिक रेडियस। क्या देखने जा रहे हैं, आयनिक रेडियस। चार रेडियस अपने को देखनी थी, ये चौथा स्पेशल केस है जब एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले। हमेशा समझना कैटायनिक रेडियस जो होती है, कैटायनिक रेडियस जो होती है एटम की रेडियस से छोटी होती है। डिटेल में मैं इसको बता चुका हूं, याद कर डालो। और एनायनिक रेडियस जो होती है, एनायनिक रेडियस जो होती है मेरे बच्चों, वो एटॉमिक रेडियस से कैसी होती है, बड़ी होती है। एटॉमिक रेडियस से कैसी होती है, बड़ी होती है। ये चीज दिमाग में सेट कर डालो, ये चीज दिमाग में सेट कर डालो। मान लीजिए आपके पास एक सोडियम एटम है, एग्जांपल के तौर पे एक सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम की रेडियस ज्यादा होगी और सोडियम पॉजिटिव एटम की रेडियस कम होगी। क्लियर है। लेकिन वहीं पे अगर आपका एग्जांपल के तौर पे एक क्लोरीन एटम है तो एनायन की रेडियस ज्यादा होगी और सिंपल एटम की रेडियस कैसी होगी, कम होगी। समझना क्या बोला मैंने, एटम की रेडियस हमेशा ज्यादा होती है कैटायनिक रेडियस से, और एनायन की रेडियस ज्यादा होती है हमेशा एटॉमिक रेडियस से। और समझना एग्जांपल के तौर पे क्या बोल रहा हूं मैं, यहीं पे देखना, देखो जरा, देखो जरा, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। एटॉमिक रेडियस, ओ सॉरी, ओ क्या बोल रहा हूं, देखना, कैटायनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पॉजिटिव चार्ज के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास RAl प्लस है, RAl प्लस 2 है और मेरे पास RAl प्लस 3 है, मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा रेडियस कम होती जाएगी। तो देखो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं। लेकिन वहीं एनायनिक रेडियस, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से समझना और ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना, एनायनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर RO-2 है, उसकी रेडियस ज्यादा होगी RO-1 से और इसकी रेडियस ज्यादा होगी RO से। जितना ज्यादा एनायन पे निगेटिव चार्ज आता जाएगा उतनी ज्यादा रेडियस बढ़ती जाएगी। जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट इसका,
जो बच्चा इसको सीख गया बहुत सारे क्वेश्चन करना सीख गया, जो बच्चा इसको सीख गया बहुत सारे क्वेश्चन करना सीख गया। कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये मेरे तरीके कैसे लग रहे हैं, एकदम फ्लो चार्ट। कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये मेरे तरीके कैसे लग रहे हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट कहानी, अभी आपको पता चल गया एटॉमिक रेडियस में कैटायनिक रेडियस कम होती है, फिर किसी एटम की रेडियस और सबसे बड़ी होती है एनायनिक रेडियस। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई एटम है आई मान लीजिए, तो उसका कैटायन सबसे छोटा होगा, फिर एनायन और फिर एटम का एटम, फिर एनायनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। जल्दी आ जाइए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैटायनिक रेडियस सबसे कम, फिर एटॉमिक रेडियस, फिर सबसे ज्यादा एनायनिक रेडियस अपने को देखने मिलती है। ठीक है, डंडना डंडन, डंडना डंडन। आगे बढ़ाते हैं कहानी को, समझिएगा जी अगली कहानी। नाउ रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना अपनी कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई। अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट और जेई के हिसाब से रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइसो मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, सेम इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? एग्जाम्पल के तौर पे समझना, एग्जाम्पल के तौर पे समझना। ठीक है, मेरे पास है, ठीक है, इसको पहले मैं इसका तरीका भी बताऊंगा, फिर अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक भी बता दूंगा। एग्जाम्पल देखना मेरा, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एग्जाम्पल देखते हुए चलना। मान लीजिए मेरे पास N-3 है, O-2 है, ठीक है, F-1 है, Ne है, ठीक है, फिर सोडियम +1 है, फिर Mg+2 है, और फिर Al+3 है। अगर सबका एटॉमिक नंबर आप देखोगे, एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। इलेक्ट्रॉन देखोगे अगर आप, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 3 उधार ले लिया, दोस्तों से लेके थोड़े से इलेक्ट्रॉन उधार, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके 2 इलेक्ट्रॉन -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 10 के 10 ही हैं। 11 थे लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 होने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 13 थे, होने चाहिए थे लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। मैथड ये कहती है कि भैया, मैथड क्या कहती है समझना, कि भैया Z/E कैलकुलेट करो, Z/E कैलकुलेट करो, और कहती है देन स्मॉलर द Z/E, स्मॉलर द Z/E ग्रेटर द रेडियस, ग्रेटर द रेडियस। मैथड क्या कहती है, स्मॉलर द Z/E ग्रेटर द रेडियस। तो देखते हैं Z/E कैलकुलेट करो, करो जरा करो। 7/10 0.7, 8/10 0.8, इधर देखो 9/10, Z/E कैलकुलेट कर रहा हूं 0.9, 10/10 अबे ये क्या हुआ, 10/10 1, इधर देखो 11/10 1.1, इधर देखो 12/10 1.2, इधर देखो 13/10 1.3। स्मॉलर द Z/E ग्रेटर द रेडियस। क्लियर है, स्मॉलर द Z/E ग्रेटर द रेडियस। तो भैया स्मॉलर इधर है, स्मॉलर द Z/E ग्रेटर द रेडियस, ये लो, ये ऑर्डर होगा। एंड लार्जर द Z/E स्मॉलर द रेडियस। जल्दी आ जाइए, उतारिए, उतार दो मेरे बच्चों, जल्दी आओ। मजा आ रहा है? चलो, लेकिन इसके लिए अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक क्या है? ये तो मैथड थी, ये तो मैथड थी। अब अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक लगाना, ठीक है। नीचे ही लिख रहा हूं अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक, अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक। व्हाट इज अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक? समझना जी, कभी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, कभी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, एकदम दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं आवारा, आवारा है, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, कभी स्कूल टाइम पे नहीं जाते, स्कूल से बंक करते हैं, ऐसे निगेटिव बच्चे होते हैं।
जो बच्चे निगेटिव होते हैं, समझना रॉ बघेल स्पेशल ट्रिक क्या है। एक होते हैं निगेटिव बच्चे, एकदम आवारा, बदमाश, पढ़ाई ना करने वाले, ये होते हैं कैसे, अपने निगेटिव बच्चे। तो लोग इनसे जितना ज्यादा निगेटिव बच्चे, लोग इनसे कैसे होते हैं, दूर जाते हैं, मतलब रेडियस बढ़ जाती है। क्लियर है? तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज देखने मिलेगा, मतलब जितने ज्यादा निगेटिव बच्चे होंगे, आवारा बच्चे होंगे, लोग उनसे दूर जाएंगे और रेडियस बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन पे पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव बच्चे, मतलब पढ़ाई दम से करेंगे, ठीक है, टाइम के एकदम पंक्चुअल होंगे, जितने ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है, टाइम के एकदम पंक्चुअल होंगे, लाइक मेरे जैसे, एकदम पढ़ाई दम से करेंगे, टाइम के पंक्चुअल होंगे, ठीक है, हर चीज एकदम ध्यान से करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, तो लोग बोलेंगे वाह यार अनुराग कितना अच्छा, चलो अनुराग के पास चलते हैं। लड़कियां बोलेंगी हाय हैंडसम, हाय अच्छे बच्चे, लड़कियां बोलेंगी हाय अच्छे बच्चे, तो लोग उसके पास जाएंगे। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, पास आए तो रेडियस कम हो गई, और रेडियस कम हो गई मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता गया उतनी कम रेडियस होगी। देखो, जितना ज्यादा निगेटिव कैरेक्टर, लोग उससे दूर जाएंगे, और जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर, लोग उसके पास आएंगे और रेडियस कम हो जाएगी। दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक, इसको याद कर डालिए एग्जाम में, लेकिन ये सिर्फ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ही यूज होगी। जल्दी आओ, मारो स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट इसका। क्लियर है? बढ़ जाएं आगे, चलो अब यही अप्लाई कर देना, यहां लिखा हुआ है, देखो कुछ मैंने बताया था, अब आप लोग इसको ट्राई करना। ये देखो कंसेप्ट क्या है, कैलकुलेट जेड बाई, स्मॉलर द जेड बाई ग्रेटर द रेडियस। अब आपके पास अगली आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है S-2, क्लोरीन -1, आर्गॉन, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, ठीक है। इसमें जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज, लोग उतने दूर जाएंगे, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, लोग उतने पास आएंगे। ये अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक है। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20। जेड बाई कैलकुलेट कर दिया। मेथड होती है स्मॉलर द जेड बाई ग्रेटर द रेडियस, या आप ऑर्डर ऑफ रेडियस, वो मेरी स्पेशल ट्रिक लगा सकते हैं, एग्जाम में देख के पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है? रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उतारो, इसको उतारो, स्क्रीनशॉट मारो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, स्क्रीनशॉट डन। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, स्क्रीनशॉट डन। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक रेडाई। ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, एंड बिहाइंड एवरी एक्सेप्शन देयर इज अ कंसेप्ट। लॉजिक समझना, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें 3D सीरीज में, 3D एक मिनट, सबसे पहले ट्रेंड देख लेना, इसके बाद एक चीज और देख लेना, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडाई, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडाई। ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडाई समझना। ग्रुप में अगर देखोगे तो ग्रुप में नीचे जाने पे रेडियस कैसी होती है, बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल कैसे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये चीज दिमाग में सेट कर डालो। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडाई ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। लेकिन पीरियड में अगर आप देखोगे, अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लॉजिक समझना, एटॉमिक रेडाई घटती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी आ जाओ। डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडाई बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडाई घटती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। सब डिटेल में पढ़ाया है, ये वन शॉट रिवीजन है, तो इसको वन शॉट जैसे ही करा रहा हूं। क्लियर है? नाउ एक्सेप्शन देखना, सबसे पहला 3D सीरीज। अगर आप 3D सीरीज के एलिमेंट देखो जरा, देखो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। देखो 3D सीरीज क्या होती है आपकी, ये है 3D सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आप क्या सोच रहे होगे, लेफ्ट से राइट जाने पे भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो रेडियस घटनी चाहिए थी। लेकिन यहां एक्सेप्शन देखने मिलता है। लॉजिक समझना जी। एक्सेप्शन है तो याद करते चलो, इसको तो एकदम डिटेल में पढ़ा है मैंने। आप मेरी प्रॉपर प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए चलो, यू आर गोइंग टू रॉक। चलो समझना क्या है 3D सीरीज का एक्सेप्शन। स्कैंडियम, ठीक है, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज।
यहां तक तो रेडियस आपको घटती हुई दिखेगी। मैं क्या बोला, मैं कुछ तो बोला, यहां तक रेडियस आपको घटती हुई दिखेगी। याद रखना यहां पे क्या चीज होती है मेरे बच्चों, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अभी बढ़ रहा है, और एक इफेक्ट और काम करता है जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट? लॉजिक समझना, जो वैलेंस शेल होती है, ठीक है सर, उसके इनर वाली शेल जो होती है, उसके जो वैलेंस शेल है, लॉजिक समझना, एक बार बता दे रहा हूं, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। ला 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 ला, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, लेकिन अंदर वाली शेल भी तो होगी, उस पे भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो कम हो जाएगा। तो हम कह देते हैं कि ये इनर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन एक शील्ड बना लेते हैं, शील्ड बना लेते हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी तगड़ी शील्ड और उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉजिक क्या हो रहा है, यहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता गया वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस द्वारा लगने वाला फोर्स कम होता गया, लेकिन अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है मेरे बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट की तुलना में, तो रेडियस घटती जाती है। लेकिन यहां पे जब जैसे ही आप आओगे आयरन, कोबाल्ट और निकेल पे, तीनों की रेडियस सेम हो जाती है, क्योंकि यहां अब डी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए और स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ ही रहा है। तो हुआ क्या, यहां पे तीनों की रेडियस सेम देखने मिलती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो गए। लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ोगे कोबाल्ट की रेडियस ज्यादा हो और कॉपर की ज्यादा हो जाती है, जिंक की और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप आगे जाओगे मेरे बच्चों, यहां पे क्या हो जाता है, यहां 10 इलेक्ट्रॉन डी में, यहां 10 इलेक्ट्रॉन डी में, स्क्रीनिंग इफेक्ट अब बहुत ज्यादा हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तुलना में, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ जाता है और रेडियस आपको बढ़ी हुई मिलती है। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरा लेक्चर नंबर 5वां या 6वां होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। लेकिन दिस इज एक्सेप्शन। सिमिलरली ग्रुप 13 को देखो, देखो जरा देखो, ग्रुप 13 को देखो, ग्रुप 13 में क्या देखने मिलता है। ये ऑर्डर याद रखना, सब बताते हुए चल रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो छुड़वा रहा हूं। ग्रुप 13 में होना क्या चाहिए था, बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थैलियम, ये ऑर्डर देखने मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, गैलियम से पहले 10 डी इलेक्ट्रॉन, देखो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, इसी के बाद जस्ट गैलियम आता है, 10 डी इलेक्ट्रॉन आ गए। और याद रखना स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। अब लॉजिक समझना, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट वीक है डी ऑर्बिटल का, मतलब स्क्रीन वीक पड़ गई। अगर डी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक है तो ये स्क्रीन वीक पड़ गई। अगर स्क्रीन वीक पड़ी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आएंगे, और जब खींचे चले आएंगे मेरे बच्चों तो रेडियस घट जाएगी। तो हुआ क्या, लॉजिक समझना, इस गैलियम ने पहली बार 10 डी इलेक्ट्रॉन को देखा तो बोरास आ गया, और डी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी कम होता है, जिसकी वजह से इसकी रेडियस घट गई। ऑर्डर क्या देखने मिलता है, बोरॉन से ज्यादा गैलियम हो जाता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। अब तीसरा आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप फोर्थ पीरियड पे देखोगे, देखना यहां होता है स्कैंडियम, 5th पीरियड पे देखोगे यहां होता है इट्रियम, 6th पीरियड पे देखोगे तो यहां होता है लेंथेनम। अब लॉजिक समझना, इसके आपको क्या लगा, स्कैंडियम के बाद कौन आता है, टाइटेनियम, इट्रियम के बाद कौन आता है, जर्कोनियम, और लेंथेनम के बाद कौन आता है, हैफनियम। अभी आपको लग रहा है नीचे जाने पे, ग्रुप में जाने पे रेडियस बढ़ेगी, यहां तो बढ़ी, लेकिन लेंथेनम के बाद अगर आप देखोगे, देखो जरा देखो, अगर लेंथेनम के बाद अगर मेरे बच्चों आप देखोगे, देखो इधर, लेंथेनम के बाद अगर आप देखोगे, इधर देखो, यहां लेंथेनम आता है, क्या आता है अपना, लेंथेनम आता है। लेंथेनम के बाद अगर आप देखोगे तो इधर देखो 58 से 71 लेंथेनॉइड आ जाते हैं। कौन आ जाता है, लेंथेनॉइड आ जाता है, और आपको लेंथेनॉइड में एकदम कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलेगा। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, लॉजिक समझना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से समझना, लेंथेनॉइड कहां से कहां तक आते हैं, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड आते हैं, और यहां पे पूरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलता है, क्या देखने मिलता है,
कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलता है। इसका एंड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लग क्या रहा था, जर्कोनियम से ज्यादा रेडियस हैफनियम की होनी चाहिए, लेकिन दोनों की रेडियस सेम हो जाती है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका इफेक्ट क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जर्कोनियम हैफनियम सेम साइज के हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फाउंड टुगेदर इन नेचर, फाउंड टुगेदर इन नेचर, टुगेदर इन नेचर, टुगेदर इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर में एक साथ पाए जाते हैं। शो सिमिलर प्रॉपर्टी, शो सिमिलर प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शो सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब लॉजिक समझना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जर्कोनियम और हाफनियम सेम साइज के नेचर में एक साथ और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। बोलो क्लियर है। और 4D और 5D सीरीज की रेडियस भी सेम हो जाती है। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये 3 एक्सेप्शन है, उनके इफेक्ट मैंने एंड रिजल्ट याद करा दिए। डिटेल लेक्चर के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो रेफर कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। डिटेल लेक्चर के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बताते हुए आप लोगों को चल रहा हूं। क्लियर है। चलो आगे देखना, आगे देखना अगली कहानी। दिस इज एटॉमिक रेडाई कंप्लीट। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, लॉजिक समझना। दिस इज माय आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड क्यों ले रहा हूं, लॉजिक समझना, क्योंकि इस पे ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसपे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ला 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 ला, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ठीक है, अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है अपने को, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। तो ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम था X, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी, मतलब मैंने एनर्जी लगाई, वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक और नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या एक और नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब खुद समझना, हमें एनर्जी देनी पड़ी है ताकि हम इस बॉन्ड को तोड़ सकें, इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकें, हमें एनर्जी देनी पड़ी है। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, डेल एस मतलब एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, आई मतलब आयोन, ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम पॉजिटिव के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी जितनी एनर्जी लगी होगी प्लस सामने लगाएंगे और एनर्जी की वैल्यू लिख देंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसा पूरा बनाते हुए चलना, एल्यूमिनियम एटम लिया, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। समझना, देखो जरा देखो, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1, ये 2 और ये 3। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसे मैं कहूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 13 प्रोटॉन रहे होंगे। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है लेकिन प्रोटॉन अभी भी 13 के 13, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाएगा। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 3। और तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालेंगे, 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा होगा। और तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ये हर एटम के केस में होता है। तो याद रखना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अपने को ये देखने मिलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, और ये यूनिवर्सल ऑर्डर है, इसे दिमाग में सेट कर डालो। क्लियर है, क्लियर है। अब अपन इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं, ट्रेंड ना नहीं, ट्रेंड्स, इसके ट्रेंड की बात करते हैं। लॉजिक समझना, ग्रुप में अगर बात करें अपन, तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, अगर मैंने देखा ग्रुप में, अगर मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूं, देखो ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। अगर साइज बढ़ रहा है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं।
न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। यस सर, लेकिन मैं पीरियड की बात करूं, अलोंग द पीरियड, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आप देखते हैं कि अलोंग द पीरियड जाने पे रेडियस कैसी हो रही है, घट रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते जा रहे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा होगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एक अपने पास जनरलाइज ट्रेंड आया। क्या जनरलाइज ट्रेंड आया मेरे बच्चों? जनरलाइज ट्रेंड ये आ गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेफ्ट से राइट जाने पे रेडियस घटती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। उतार लीजिए इसे जल्दी से, जल्दी से उतार लीजिए इसे। उतारा? उतारे चलो, उतारे चलो मेरे बच्चों, मेरे लालों, गोपालों। चलो जी, चलो जी, चलो चलो चलो। आज साफ साफ कहता हूं, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। चलो, लेकिन केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, समझना। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। चलो अपन पीरियड में एक्सेप्शन देखने जा रहे हैं। बात करते हैं अपन सेकंड पीरियड की, लॉजिक समझना जी। बात करते हैं अपन सेकंड पीरियड की। कुछ एक्सेप्शन अपन देखने जा रहे हैं। एक्सेप्शन अपने को देखने मिलता है सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है अपने? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखना लग क्या रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लग ये रहा है, लग आपको यही रहा होगा कि लेफ्ट से राइट में जाऊंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऑर्डर रेगुलर नहीं होगा। देखो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम लग रहा होगा, बेरिलियम ज्यादा बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। ये लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखना एक्सेप्शन, देखना मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर लिख रहा हूं। देखना जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका होगा लिथियम का 1s2 2s1, इसका होगा 1s2 2s2, इसका होगा 1s2 2s2 2p1, इसका होगा 1s2 2s2 2p2, इसका होगा 1s2 2s2 2p3। अब बाहु रूल से निकालते हैं, ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री मेरी देख लेना अगर कोई पहली बार आया है, ठीक है। इसका होगा 1s2 2s2 2p4, इसका होगा 1s2 2s2 2p5 और इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। दो जगह एक्सेप्शन अपने को देखने मिलते हैं मेरे लाल गोपालों। एक एक्सेप्शन अपने को देखने मिलता है बेरिलियम और बोरॉन में, और एक देखने मिलता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ऐसा क्या हुआ समझना, एक इफेक्ट होता है। यहां पे क्या हुआ, बेरिलियम ज्यादा हो जाता है बोरॉन से और यहां नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से। होता क्या है, यहां पे 2s इलेक्ट्रॉन है और यहां पे है 2p इलेक्ट्रॉन। एक इफेक्ट होता है जिसे कहता है पेनिट्रेशन पावर, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके। एक इफेक्ट होता है जिसे अपन कहता है पेनिट्रेशन पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन पावर? जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है ऑब्वियसली न्यूक्लियस की तरफ खींचे हुए रहे। ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस की तरफ खींचे रहने की। तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। और पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या होता है, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं ये 2s इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है किसकी तुलना में, 2p इलेक्ट्रॉन की तुलना में, और इसका पेनिट्रेशन पावर कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचे रहेंगे तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। ठीक है सर, ये तो क्लियर हुआ। सर यहां पे क्या मामला है, यहां पे क्या मामला है सर अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसा होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। एक्स्ट्रा स्टेबल होता है।
और जो एक्स्ट्रा स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा बेटा, कहने को लोग वन शॉट में हवा में उड़ाते हैं, लेकिन आप मेरा वन शॉट देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि अनुराग सर ने हर एक चीज डिटेल में बताई है, हर एक चीज डिटेल में बताई है। बोलो क्लियर हो गया। सिमिलरली आप पीरियड नंबर थर्ड पीरियड में भी देख सकते हैं, थर्ड पीरियड में भी देख सकते हैं, थर्ड पीरियड में भी देख सकते हैं, यही ऑर्डर आपको देखने मिलेगा। लिथियम यहां पे हो जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और इधर आ गया आर्गॉन। इससे ज्यादा ये होगा लेकिन मैग्नीशियम ज्यादा पड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके देख लेना, वजह वही होगी। इससे ज्यादा सिलिकॉन फिर फास्फोरस, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा फिर क्लोरीन और ये ऑर्डर देखने मिलेगा। दो एक्सेप्शन आपको यहां भी देखने मिलेंगे, दो एक्सेप्शन आपको यहां भी, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। मतलब ऑर्डर इज नॉट रेगुलर, बिहाइंड एवरी एक्सेप्शन देयर इज अ कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट आप लोग देखते हुए चल रहे हैं। उतारिए जल्दी इसको, उतारिए जल्दी इसको। क्लियर है? डंडना डंडन, डंडना डंडन। चलिए अगर उतार लिया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। मतलब मैं कह सकता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पे आप देख रहे हैं साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने देखा एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा है, फिर पी का है, फिर डी का है, फिर एफ का है। इसी वजह से आपकी बेरिलियम देखो, अब भी मैंने बताया बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देखने मिली किसकी तुलना में, बोरॉन की तुलना में। कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ये अपन बात कर रहे हैं मेरे बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के बारे में। बोलो क्लियर हो गया? मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब अपन निकाल रहे थे, ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट आप लोग समझ ही चुके होंगे कि भैया, और लास्ट है हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जल्दी आ जाए, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। जल्दी आइए, जल्दी आ जाइए, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नाउ एक और एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इन ग्रुप, एक और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो है ग्रुप 13। ग्रुप 13 एटॉमिक रेडाई में भी एक्सेप्शन शो कर रहा था और यहां भी शो कर रहा है। क्या है एक्सेप्शन? ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए था? बोरॉन सबसे ज्यादा, नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। लेकिन एक्सेप्शन ऑर्डर क्या देखने मिलता है? ऑर्डर क्या देखने मिलता है? बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, ये ऑर्डर देखने मिलता है। ठीक है, इसको याद रखने की अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक देखना, इसको याद रखने की अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक देखना, अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक देखना, ABST अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक देखना। देखो जरा, देखो क्या है अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक, बोलो। बॉटल, बॉटल को गाल में लगा के क्या कर दिया? इन कर दिया। यह अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक, बॉटल को गाल में लगा के इन करती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यह ऑर्डर किस वजह से देखने मिलता है। गैलियम के पास पहली बार 10d इलेक्ट्रॉन आते हैं और थैलियम के पास पहली बार 14f इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जब ये आते हैं तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी कम होता है, जिस वजह से मेरे बच्चों देखो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम, तो इसकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गए, स्क्रीन वीक पड़ गई तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गए, इन इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल। फिर गैलियम के पास पहली बार 10d इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गए, तो भैया इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल। ये लो मैंने बता दिया, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। क्लियर है? दिस इज अवर आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज अवर आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए नोट डाउन कर लिया इतना, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगली कहानी देखते हैं अपन, अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? चलो जी, अभी अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था, अब एक इलेक्ट्रॉन एटम को देते हैं। देखो जरा, देखो क्या हुआ है। दिस इज माय आइसोलेटेड गैसियस एटम। अकेला एटम इसलिए लेते हैं ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करे, ना ही रिपल्शन काम करे। आइसोलेटेड गैसियस एटम, जब भी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनायन में ये कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हुआ? देखो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, ला 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 ला, प्यार हुआ यहां पे। न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, दोनों के बीच फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन काम करा। कभी तुम्हें किसी से अट्रैक्शन हुआ है? मुझे हुआ था एक बार। अरे वो सुबह 4 बजे बुला ले मिलने तो मैं 4 बजे जा सकता था। सारी कहानियां इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। अगर वो 4 बजे बुला ले मैं 4 बजे चले जाता था। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। एनर्जी का बवाल आता है भैया जब भी अट्रैक्शन होता है किसी से, तो एनर्जी का बवाल आता है। तो क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास गया तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ने के कारण एनर्जी का बवाल आया। तो क्या होता है, जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनायन में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है मेरे बच्चों, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलती है मतलब ये होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब मैं कह सकता हूं जब भी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी निकलेगी और जितनी एनर्जी निकली उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस नेगेटिव आयन मतलब एनायन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल Eg मतलब चेंज इन एंथैल्पी, E मतलब इलेक्ट्रॉन और G मतलब गेन और H मतलब एंथैल्पी। ठीक है, दिस प्रोसेस में बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो इसे कैसे, आइसोलेटेड गैसियस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एनायन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और जो एंथैल्पी निकली उसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो क्लियर हो गया? अब जितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अबव प्रोसेस हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी देखी थी ना, उसकी भी यूनिट यही है क्योंकि ये एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल ही देखने अपने को मिलती है। क्लियर है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव देखने मिलेगी, लेकिन अगर एटम इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहा है, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहा है तो उस केस में जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। मतलब कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव देखने मिलेगी। चलो देखते हैं कौन से केसेस होते हैं। इतना उतारो पहले कि जब भी आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब लॉजिक समझना जी। बोलो क्लियर है? लॉजिक समझना जी। ठीक है, अरे यार क्या हुआ? हाँ अब समझना मैं क्या लिख रहा हूं, देखना मैं क्या लिख रहा हूं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी देखने मिलती है? ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सर अभी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की तुलना में। इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे समझना, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। ऑक्सीजन का मैंने गैसियस एटम लिया, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ऑक्सीजन गैसियस एनायन बना। ठीक है, मैंने कहा कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आती -141 किलोजूल पर मोल। ये इतनी एनर्जी नेगेटिव का मतलब है निकली। अभी क्या हुआ होगा, ये मेरा ऑक्सीजन का एटम देखना, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में कितनी? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा, देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो हुआ क्या? ये गैसियस एनायन में कन्वर्ट हुआ। देखो ये देखो, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन आके ये आ गया। अभी क्या हुआ होगा, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन आया इस पे ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो लगाएंगे, लेकिन अभी क्या हुआ होगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो अभी न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगा रहा है। अभी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा था। क्या ज्यादा था? न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की तुलना में, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की तुलना में, इसीलिए एनर्जी निकली। और मैंने कहा था जब भी अट्रैक्शन होता, मुझे किसी से अट्रैक्शन फील हुआ तो एनर्जी निकलेगी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब क्या हुआ अब समझना, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया ला 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 और ये कन्वर्ट हो गया O-2 में। ठीक है, मतलब इधर देखना, देखो जरा, देखो क्या मुझे क्या हुआ। ये देखो, ये एक एटम था, ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब एक और इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आया, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा उधर खिसकना यार, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा उधर खिसकना, सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगाने लगेंगे। और अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन की तुलना में, न्यूक्लियर अट्रैक्शन की तुलना में।
तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेना, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आएगी, अब ये एटम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो हमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया कि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लगा पा रहा है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप देख पा रहे हो, इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा, इस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन की तुलना में, तो second electron gain enthalpy is exothermic process, whereas first electron gain enthalpy is first is exothermic लेकिन second is endothermic process। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, सॉरी ऑलवेज निगेटिव होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की तुलना में। लेकिन एक्सेप्शन देखना कौन देखने मिलेगा, एक्सेप्शन जितनी भी अपनी नोबल गैसेस है, जितनी भी अपनी नोबल गैसेस कैसी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, इनकी पॉजिटिव होगी। इसके अलावा एक और होता है नाइट्रोजन, वो कैसा होता है, हाफ फिल्ड। इस केस में भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने को कैसी देखने मिलती है, पॉजिटिव देखने मिलती है। अदरवाइज सारे केसेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव देखने मिलेगी, और सेकंड गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी तो पॉजिटिव होती ही होती है। जल्दी आइए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट नोबल गैस, ठीक है, और नाइट्रोजन, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की तुलना में। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो गया न्यूक्लियर अट्रैक्शन की तुलना में, तो ये हमको पॉजिटिव देखने मिलती है। क्लियर है, जल्दी आइए, जल्दी आते जाइए, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बता रहा हूं, सिस्टमैटिक तरीके से ही करते हुए चलो, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बता रहा हूं, सिस्टमैटिक तरीके से ही करते हुए चलो। चलिए अगली कहानी समझना, एज वी गो डाउन द ग्रुप ये कैसी होती जाएगी, लेस निगेटिव होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी, और लेफ्ट से राइट जाने पे, अलोंग द पीरियड जाने पे मोर निगेटिव होती जाएगी या इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन फिर एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन फिर से देखने मिलेंगी, ध्यान देते चलो। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बात कर रहा हूं। सबसे पहला ग्रुप 16 होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम। लेकिन हुआ क्या, ऑक्सीजन छोटा बच्चा है, ऑलरेडी ग्रुप 16 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या होता है ग्रुप 16 का, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कम हो जाती है। बोलो क्लियर है। ऐसा ही दूसरा एक्सेप्शन अपने को देखने मिलेगा ग्रुप 17। ग्रुप 17 में होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टाटीन। लेकिन हुआ क्या, फ्लोरीन वही वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता, लेकिन छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची हो क्या, स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो गई, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन की देखने मिलती है। होल पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इन होल पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाईएस्ट इन होल पीरियोडिक टेबल। जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए, हाईएस्ट इन होल पीरियोडिक टेबल। डंडन। बाकी ग्रुप 18 की तो पॉजिटिव होती है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज, ये ट्रेंडा नहीं ट्रेंड्स है। चलिए, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हर चीज समझाते हुए चल रहा हूं, बस आप कंसेप्ट बिल्ड करते हुए चलिए, हर चीज समझाते हुए चल रहा हूं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहानी देखिएगा।
नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे पहले एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, देखो एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। बिल्कुल सही है सर। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, आप जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड force of attraction between nucleus and incoming electron increase, hence electron gain enthalpy become more negative, और electron gain enthalpy भी बढ़ती जाती है, more negative होती जाती है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे कि हाफ फील्ड लाइक नाइट्रोजन और फ्री फील्ड लाइक नोबल गैसेस, नोबल गैस, इनके केस में अपने को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी देखने मिली थी? पॉजिटिव देखने मिली थी, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमको जबरदस्ती डालना पड़ेगा, और जब जबरदस्ती डालना पड़ेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी देखने मिलेगी? पॉजिटिव देखने मिलेगी। जल्दी आ जाओ यहां से यहां तक, जल्दी आ जाओ। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि भैया एटॉमिक साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता गया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती गई, और अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो पॉजिटिव वैल्यू अपने को देखने मिलेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। चलिए नेक्स्ट कहानी देखिएगा जी। नाउ लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपने को देखने मिल रही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? लॉजिक समझना। दो एटम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, लेकिन दो एटम के बीच बना हुआ है मेरे बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड। अब मान लीजिए इस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और अपने ऊपर नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों के बीच कैसा बॉन्ड बना था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना था। तो कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी से कैसे डिफर है? याद रखना, वो दोनों देखी जाती थी किसके लिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। देखो वो दोनों किसके लिए देखी जाती थी? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। लेकिन ये हमेशा किसमें देखी जाती है? बॉन्डेड स्टेट में देखी जाती है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। उधर अपन ने देखा था उनकी किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम देखने मिलती थी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। जल्दी आइए 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 आइए, आपका इंतजार है, हमें तुमसे प्यार है, आइए आपका इंतजार है, जल्दी आइए। क्लियर है? डन 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 डन। चलिए नेक्स्ट कहानी देखिएगा जी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, इसकी ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। जनरली डाउन द ग्रुप जाने पे, ग्रुप में नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होती है मेरे बच्चों? डिक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप पीरियड के अलोंग देखोगे, अगर आप पीरियड के अलोंग देखोगे, पीरियड के अलोंग देखोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज with increase in atomic radar down the group and this trend is similar to ionization enthalpy। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है, और ये सिमिलर होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। क्लियर है? चलो अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, ऑफ एन एटम इज नॉट कांस्टेंट। अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखोगे किसी एटम के लिए कांस्टेंट नहीं रहती है। और वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को नापने के लिए बहुत सारे स्केल आए थे मेरे बच्चों। क्या आए थे? बहुत सारे स्केल आए थे। ठीक है, कौन कौन से स्केल? पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल। ठीक है, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है पॉलिंग स्केल। ठीक है, मैं कुछ वैल्यूज बता रहा हूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, जो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आप लोगों के लिए। लॉजिक समझना, देखना, इधर है अपना हाइड्रोजन, इधर लिथियम, इधर बेरिलियम, इधर बोरॉन, इधर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, नियॉन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 बोलते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। फिर ऑक्सीजन की 3.5, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे तो बढ़ती है। फिर नाइट्रोजन 3.5 से कम करते चलो। फिर कार्बन 2.5,
फिर बोरॉन कितना 2, बेरिलियम कितना मेरे बच्चों 1.5 और लिथियम अपना 1 देखने मिलता है और हाइड्रोजन की 2.1 डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है। क्लोरीन अपना कितना देखने मिलता है 3 देखने मिलता है। तो आप देख सकते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और लेफ्ट से राइट जाने पे आप देख सकते हैं इंक्रीज होती है। इनको तो भूलना मत, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनको गलती से भी मत भूलना। और क्लोरीन को भी मत भूलना, ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और हाइड्रोजन को मत भूलना, इसकी 2.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज बना लीजिए इतना। अब समझना, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है ये पॉलिंग स्केल या मोलिकन स्केल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है पॉलिंग स्केल होता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर कौन कौन से होने वाले हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। वो फैक्टर कौन कौन से होने वाले हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। समझना, सबसे पहला होता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन समझना, अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये परसेंटेज एस कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो 50%, यहां कितना होता है 33.3% और यहां हो कितना होता है 25%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। क्लियर हो गया। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आयरन +2 है और मेरे पास है आयरन +3। लॉजिक समझना, इससे 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाले, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। मान लीजिए मेरे पास ये 1 रुपए का सिक्का है, मैंने ऐसे तीन सिक्के किसी और को दे दिए और इसने 2 सिक्के दिए। मैंने 3 सिक्के दे दिए, मतलब मैं ज्यादा गरीब हूं, मैं ज्यादा गरीब हूं और मैं कम गरीब हूं। अगर मैं ज्यादा गरीब हूं ना मेरे बच्चों, तो मैं चाहूंगा मेरे पैसे जल्दी दे दो रे, तो मैं ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहूंगा तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो लॉजिक समझना, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी देखने मिलती है अपने को 1.96, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू करीब 1.83 अपने को देखने मिलती है, क्योंकि ये ज्यादा गरीब है तो तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। क्लियर हो गया ना भैया, मेरे से इतने पैसे ले लिया तो मैं जल्दी से खींचूंगा। और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना तेजी से खींचेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जल्दी आ जाइए। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। हर चीज वन शॉट में मैंने करा दी है मेरे बच्चों। अगर आपने मेरा डिटेल लेक्चर देखा है उसके बाद वन शॉट देख लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं, अगर आप 11th की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे, आपके लिए चैप्टर बेस्ट हो जाएगा। और ये चैप्टर अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट चैप्टर होता है। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। बोलो क्लियर है? क्लियर है? चलो अगली कहानी ध्यान दीजिएगा। तीसरा फैक्टर, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट में कोई कार्बन है, कार्बन के पास 3 फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन अगर 3 है तो भैया फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो कार्बन उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है। तो इस केस में, और एक है CH3I, तो याद रखना CF3I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू CH3I से ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने? एक कार्बन एटम है जिसमें 3 फ्लोरीन है, एक कार्बन एटम है जिसमें 3 हाइड्रोजन है। तो याद रखना CF3I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH3I। ये आया हुआ है एक बार तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज है उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो भैया 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं तो ये चाहेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन लूं, लेकिन ये देखो एक ही निगेटिव चार्ज है तो ये चाहेगा कि मैं तेजी से इलेक्ट्रॉन लूं। तो याद रखना जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ता गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती गई, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ती गई। जल्दी आ जाइए। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना कम तेजी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जल्दी आ जाइए। क्लियर है? डन डन। चलो नेक्स्ट देखिएगा। अब कुछ अदर कंसेप्ट है। वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है मेरे बच्चों? कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होती है? कंबाइनिंग। लास्ट चीज है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्रुप 1 है, 2 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। चलो इधर दिखाता हूं। व्हाट इज वैलेंसी? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। देखना चाहिए।
वन ग्रुप, इधर लिख रहा हूं ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1, 2, 13 का 3 पकड़ो, 4 पकड़ो, 5 पकड़ो, 6 पकड़ो, 7 पकड़ो, 8 पकड़ो। वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला देखना, वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला देखना। अगर यहां से यहां तक जा रहे हो तो यहां पे आपकी जो वैलेंसी होगी वो होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब यहां पे वैलेंसी कितनी देखने मिली, 1 ही देखने मिली, यहां 2, यहां 3 और यहां 4। लेकिन इधर गए आप तो यहां वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, नंबर ऑफ 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। मतलब इधर देखो 8 माइनस 5 इधर देखने मिली 3, इधर 8 माइनस 6 कितनी देखने मिली 2, इधर 8 माइनस 7 कितनी देखने मिली 1 और इधर 8 माइनस 8 कितनी देखने मिली 0 देखने मिली। क्लियर है, क्लियर है। वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ग्रुप 18 की देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए उनको नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। आपने क्लास 10th में भी इतना पढ़ा होगा, एकदम लड्डू चीज है। वैलेंसी या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है या 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। बोलो क्लियर है। दूसरी चीज व्हाट इज एनॉमलस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप एनॉमलस प्रॉपर्टी की बात करोगे, देखो इधर लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ग्रुप का पहला मेंबर जो भी होगा, ग्रुप का पहला मेंबर जो भी होगा, इसका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। और दूसरा होती है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जो कि होती है चार्ज अपॉन रेडियस। रेडियस छोटी होती है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है। तो ग्रुप का पहला मेंबर बाकी मेंबर की तुलना में अलग प्रॉपर्टी शो करता है, जिसे अपन कहते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टी। मान लीजिए मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, अगर बाकी फैमिली मेंबर कहते हैं हमको चेन्नई जाना है तो बोलता है मुझे आगरा ताजमहल देखने जाना है। तो ग्रुप का पहला मेंबर साइज छोटा होता है तो उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से वो एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है। और दूसरा इसी में एक होता है डाइगोनल रिलेशनशिप। डाइगोनल रिलेशनशिप भाई ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइगोनल रिलेशनशिप लाइक लिथियम किसके साथ, इसके नीचे अगला मेंबर, अगले ग्रुप का सेकंड मेंबर उसके साथ सेम प्रॉपर्टी शो करता है, इसे कहते हैं डाइगोनल रिलेशनशिप। लाइक बेरिलियम किसके साथ शो करेगा, एल्यूमिनियम के साथ शो करेगा, इसे कहते हैं डाइगोनल रिलेशनशिप। और लास्ट अपने को टॉपिक जो पढ़ना है नेचर ऑफ ऑक्साइड। लॉजिक समझना, मेटल की मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो होते हैं बेसिक। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड 2। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट लिख दे रहा हूं बेरिलियम। अगर मेटेलिक ऑक्साइड लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बेसिक होते हैं ग्रुप 1 और 2। नॉन मेटल के दूसरा, लेकिन हां हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये कैसे होता है, एसिडिक। एसिडिक लाइक Mn2O7 और CrO3। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड इसका डिटेल लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एसिडिक, एक्सेप्ट बेरिलियम। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एसिडिक। ठीक है, दूसरा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं मेरे बच्चों, एसिडिक। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे अपना देख लो आप लोग, Cl2O7 देख सकते हैं आप, SO2 देख सकते हैं आप, SO3 देख सकते हैं आप, CO2 देख सकते हैं आप, N2O5 देख सकते हैं आप। क्लियर है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अपने कैसे होते हैं मेरे बच्चों, एसिडिक होते हैं। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बेसिक, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक। इसके अलावा कुछ ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक, जो कि बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर शो करता है। जंगल बता दे रहा हूं मैं आपको, बोलो जना, पूरी केमिस्ट्री के बे अली, जना बे अली, सबके सामने, ऐसे, पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, मत गाया करो वरना तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो समझना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने की जंगल, जना मतलब जिंक ऑक्साइड, बे मतलब बेरिलियम का, अली मतलब Al2O3, सबके Sb2O3, सामने ये कौन आया, SNO और SNO2। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पूरी इनऑर्गेनिक यही बता दे रहा हूं, ऐसे AS2O3, पंजाबी मतलब PbO और PbO2, गाया मत मतलब MnO2,
गाया मतलब Ga2O3 करो। अब ध्यान देना, एक CrO3 मैंने बताया था जो कि मेटालिक ऑक्साइड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक था, यहां करो में मैं लिख रहा हूं Cr2O3, बहुत इंपॉर्टेंट, वरना V2O5। ये हो गया आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक। ये क्या हो गई आपकी अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक हो गई। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। एंड लास्ट 3 न्यूट्रल ऑक्साइड अपने को देखने मिलते हैं मेरे बच्चों, 3 न्यूट्रल ऑक्साइड अपने को देखने मिलते हैं मेरे बच्चों, वो होते हैं CO, NO और N2। ये सारी अपनी हो गई एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड को याद रखने की ट्रिक। क्लियर है। इसी के साथ हमने वैलेंसी क्या है, एनॉमलस प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे बच्चों, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट मारो। दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। जनाबे अली, सबके सामने ऐसे पंजाबी सॉन्ग मत गाया करो वरना तुम्हारी बैंड बजा देंगे, तुमको भगा देंगे। क्लियर। और न्यूट्रल ऑक्साइड CO, NO, N2। This is our chapter classification of element and periodic property one shot. I hope आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक इस चैप्टर की आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेरे बच्चों, मेरा हमेशा एक मोटिव रहता है आपके सामने जो लेक्चर लेके आया जाए वो बेस्ट लेक्चर लेके आया जाए, एकदम क्वालिटी का लेक्चर लेके आया जाए। उसके लिए आज भले ही मेरी तबीयत खराब थी, आप मेरी शक्ल देख सकते हैं उतरी हुई है, लेकिन मैंने आपके लिए एकदम बेस्ट और क्वालिटी वाला वन शॉट लेके आया। अगर आपने मेरा डिटेल लेक्चर देखा और आपने मेरा वन शॉट कर लिया तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आप हर कंसेप्ट को धुआं धुआं कर देंगे। दूसरी चीज, अगर आप नीट अड्डा 24/7 पे पहली बार पधारे हैं तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको चीजें मिल जाएंगी। सारे वीडियो सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिल जाएंगे। पावर कैप्सूल टैबलेट अगर हम कहें तो वहां आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहां तक आ ही गए हैं, चैनल पे पहली बार आए, तो देखो यार भाई, वीडियो को कभी भी लाइक करना मत भूलो। देखो, एक टीचर आपके लिए कितनी मेहनत करता है, यू कांट इमेजिन। इतने बड़े चैप्टर को एकदम प्रिसाइज वे में आपके सामने लेके आना, इट्स नॉट इजी थिंग। दूसरी चीज, लोगों तक जितना शेयर करेंगे आप कंटेंट को, लोगों तक जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे ना, और उतना ज्यादा क्वालिटी और बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को मिलेगी। तीसरा, कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं बताएंगे तो यार टू वे इंटरेक्शन कैसे होगा। यार मैं बोले जा रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं मैं ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील देने की कोशिश करता हूं, तो आप ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला वो फील लेने की तो कोशिश करिए। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि ये जो अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक रहती है वो आपको मजा दे रही है या नहीं। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट हो, कैरियर अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, या कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो, तो नीचे एक डाउट के लिए या टीचर से डायरेक्ट बात करने के लिए गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को भरना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला लेक्चर, इसके सारे PYQs, आप अगर किसी बच्चे ने सिर्फ वन शॉट देखा, मैं गारंटी दे रहा हूं, इसके PYQ के लिए ना मेरे पास अगले कल ही के सेशन में आना, कल PYQ करेंगे इसके एक बार में सारे। और इस चैप्टर को अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया, यू आर गोइंग टू रॉक। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।